नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और अपन पिछली कक्षा में तत्सम तद्भव रूढ़ यौगिक शब्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं मित्रों। आज अपन शब्द जो वर्गीकरण है, अपन देखो पढ़ रहे थे शब्द वर्गीकरण या शब्द के प्रकार ये पढ़ रहे थे अपन। और इसमें देखो पहला अपन ने जो लिया था वो लिया था उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो लिया था वो लिया था अपन ने व्युत्पत्ति के आधार पर। यहां देखो मित्रों, उत्पत्ति का जो अर्थ था वो मैंने आपको जन्म बताया था कि जन्म के आधार पर भी कह सकते हैं, स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं। और जो व्युत्पत्ति है इसका अर्थ रचना लिया था, संरचना लिया था, बनावट लिया था। इसके आधार पर भी बोल सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर अपन पढ़ चुके हैं। एक तो अपन ने इसमें पढ़ा तत्सम, एक पढ़ा इसमें तद्भव, एक पढ़ा देशज, एक अपन ने इसमें पढ़ा विदेशज, और एक उपभेद के रूप में संकर शब्द भी पढ़ चुके हैं। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार है ये भी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें एक अपन ने पढ़ा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ये तीनों इसमें अपन ने पढ़ लिए थे। और इन यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं, इन दोनों भेदों से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी अपन कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों प्रकार, ये जो शब्द के वर्गीकरण है या जो शब्द के प्रकार है, ये दोनों आपके समझ में आ चुके होंगे। अपन ने कक्षा में भी पढ़ा इसके संदर्भ में, और उसके बाद में अपन ने इसकी कक्षा में प्रश्नोत्तरी भी निकाल ली। अब इसका जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद किसके आधार पर आता है? रूप परिवर्तन के आधार पर। फिर देखना मित्रों, शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे, शब्द का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्द, ये अपन पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी कर चुके हैं। अब यहां आज अपन जो शब्द के प्रकार हैं उस शब्द के प्रकार में तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। और जो तीसरा प्रकार आता है वो कौन सा है मित्रों? रूप परिवर्तन के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। देखो मित्रों, रूप परिवर्तन अभी कई बार अपन रटने लग जाते हैं कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, शब्द के दो प्रकार होते हैं, इस प्रकार से। लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। अपन को प्रश्न में पूछ रहा है रूप परिवर्तन। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि रूप परिवर्तन तो केवल दो प्रकार से होता है, या तो रूप बदलेगा या रूप नहीं बदलेगा। और तीसरा रूप लेके आओ, कौन सा लेके आओगे? कोई नहीं होता ना, केवल दो ही रूप होते हैं कि या तो रूप बदल सकता है या रूप नहीं बदल सकता। तो इस कारण से इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को नाम दिया गया विकारी शब्द और दूसरे को नाम दिया गया अविकारी शब्द, या इसका दूसरा नाम अव्यय शब्द। देखो, जो विकारी शब्द है, इस विकारी शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो विकारी टुकड़े होंगे, क्योंकि इसमें प्लस इधर कुछ भी नहीं है। और विकारी का अर्थ यहां क्या लिया जाएगा? रूप परिवर्तन। विकारी का अर्थ क्या लिया जाएगा? रूप परिवर्तन। यहां देखो मित्रों, अविकारी है, अविकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस क्या है? विकारी। अ उपसर्ग लगा हुआ है और प्लस क्या बन रहा है? विकारी बन रहा है। विकारी का अर्थ देखो यहां क्या बताया मैंने, विकारी का रूप परिवर्तन, तो यहां भी क्या अर्थ होगा? रूप परिवर्तन।
यहां भी क्या अर्थ होगा, रूप परिवर्तन अर्थ होगा। और ए उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नहीं। ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। अब आपके सामने परिभाषा क्लियर है, मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, रूप परिवर्तन जिनमें होता है, भाई और कोई उपसर्ग है नहीं तो और अर्थ कहां से लेंगे अपन, इसमें कोई अर्थ नहीं ले सकते, अकेला विकारी लिखा हुआ है यहाँ। और विकारी का अर्थ क्या लिया अपन ने, रूप परिवर्तन। या अपन ये भी कह सकते हैं कि दूसरा अर्थ है विकार उत्पन्न होना भी लेते हैं। दूसरा अर्थ क्या लेते हैं, विकार उत्पन्न होना। तो परिभाषा क्लियर हो गई कि रूप परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है। या तो जिनमें रूप परिवर्तन होना चाहिए या विकार उत्पन्न होना चाहिए, वो शब्द क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। इसमें देखो, विकारी का अर्थ रूप परिवर्तन, या दूसरा अर्थ क्या लेंगे, विकार उत्पन्न होना। दूसरा अर्थ क्या लेंगे, विकार उत्पन्न होना। और यहां उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो देखो, रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसमें नहीं था ना कोई उपसर्ग, तो रूप परिवर्तन होता है और विकार उत्पन्न होता है। यहां देखो, रूप परिवर्तन नहीं होता है या विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो जिन शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं हो, विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। अब ये देखो कि ये जो रूप परिवर्तन होता है या जो रूप परिवर्तन नहीं होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, कि विकार उत्पन्न कैसे होता है, विकार उत्पन्न कैसे नहीं होता है। मैंने देखो आपके सामने एक उदाहरण लिखा, जैसे उदाहरण है बालक छत पर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, बालक छत पर खेल रहे हैं। अब यहां देखो, मैंने बालक के स्थान पर क्या कर दिया, बालिका। बालक के स्थान पर क्या कर दिया, बालिका। छत का छती रहा, पर खेल रहे हैं, हो गया। अब यहां देखो, बालक के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बालिका। उससे पहले मित्रों आपको यह आना चाहिए कि जो रूप परिवर्तन होता है, जो रूप परिवर्तन होता है, ये 4 प्रकार से होता है। कैसे 4 प्रकार से, लिंग से रूप परिवर्तन होता है, वचन से रूप परिवर्तन होता है, कारक से रूप परिवर्तन होता है और काल से रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन की 4 स्थितियां होती हैं, कोई 5वीं स्थिति नहीं होती है मित्रों। या तो किसी भी शब्द में लिंग के द्वारा रूप परिवर्तन होगा, या काल के द्वारा होगा, या वचन के द्वारा होगा, या किसके द्वारा होगा, कारक के द्वारा होगा। इन्हीं के द्वारा रूप परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन होता है। तो रूप परिवर्तन की स्थितियां कितनी होती हैं, 4। कितनी, 4। कौन कौन सी, लिंग, वचन, कारक और काल। इन 4 स्थितियों में रूप परिवर्तन होता है। अब यहां देखो, अपन ने बालक के स्थान पे क्या किया, बालिका। बालक क्या था, पुल्लिंग, अपन ने क्या रख दिया, स्त्रीलिंग रख दिया। बालक क्या था, पुल्लिंग, क्या रख दिया, स्त्रीलिंग रख दिया। तो बोलो यहां बालक से बालिका बना या नहीं बना, बन गया। फिर यहां देखो, खेल रहे हैं और बालिका छत पर खेल रही है आएगा। यहां क्या आएगा, रही है आएगा। तो देखो यहां रूप परिवर्तन हो रहा है, क्या आएगा मित्रों, बालिका छत पर खेल रही है। अब बोलो यहां बालक के स्थान पे बालिका हो गया और खेल रहे हैं के स्थान पे खेल रही है हो गया। क्यों, क्योंकि बालक यहां पुल्लिंग था, क्रिया भी किसकी, पुल्लिंग की। यहां बालक बालिका स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी किसकी आई, स्त्रीलिंग की आई। और उदाहरण देखो, इसको अन्य उदाहरण के द्वारा समझो। और लिखता हूं आपके सामने उदाहरण। जैसे देखो, मैंने उदाहरण लिखा, सोहन मधुर गाता है।
लिख दिया उदाहरण। अब यहां देखो सोहन मधुर गाता है, बोलो सोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी किसकी आ रही है, पुल्लिंग की आ रही है। अब यदि इस वाक्य को मैं ऐसे कर दूं, सोहन के स्थान पे जैसे मैंने कर दिया यहां गीता मधुर गाती है, गीता मधुर गाती है। यहां देखो मित्रों सोहन पुल्लिंग था, क्रिया भी पुल्लिंग की आ रही थी। जैसे ही अपन ने सोहन को स्त्रीलिंग बनाया, यानी यहां कर्ता को अपन ने स्त्रीलिंग बनाया, स्त्रीलिंग बनाते ही क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग की हो गई। तो सोहन से गीता, गाता है से गाती है बना, तो यहां विकार उत्पन्न हुआ और यहां विकार उत्पन्न हुआ। यहां ये बीच वाला शब्द देखो, ये जो शब्द है इस शब्द को देखो मधुर को, मधुर क्या मधुर में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे इस मधुर शब्द का प्रयोग अपन पुल्लिंग के साथ में कर ले, चाहे मधुर शब्द का प्रयोग अपन स्त्रीलिंग के साथ में कर ले, इसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोहन से गीता, गाता है से गाती है, रूप परिवर्तन हुआ, लेकिन मधुर जो पुल्लिंग के साथ में आ रहा था वही किसके साथ में आ रहा है, स्त्रीलिंग के साथ में आ रहा है। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया अविकारी शब्द, ये क्या हो गया, अविकारी शब्द। और ये दोनों सोहन गीता गाता ये क्या हो गए, विकारी शब्द, ये क्या हो गए, विकारी शब्द। अंतर समझ में आया कैसे रूप परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए उदाहरण रूप परिवर्तन वाले कि रूप परिवर्तन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैसे देखो मैंने लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है, लिख दिया। अब यहां देखो घोड़ा तेज दौड़ता है से मैंने बना दिया घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब यहां देखो घोड़ा एक वचन था, अपन ने क्या बना दिया, बहुवचन। और यहां देखो मैंने रूप परिवर्तन की 4 स्थितियां लिखी है कि रूप परिवर्तन केवल 4 स्थितियों से होता है, अन्य किसी स्थिति से रूप परिवर्तन नहीं होता है। 4 स्थितियां कौन कौन सी, लिंग के आधार पर रूप परिवर्तन होगा, वचन के आधार पर रूप परिवर्तन होगा, काल के आधार पर रूप परिवर्तन होगा और कारक के आधार पर रूप परिवर्तन होगा। चारों स्थितियां लिख रखी है मैंने। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अपन ने बनाया, यहां देखो घोड़ा घोड़े, ये क्या था, एक वचन, ये क्या था, एक वचन। यहां क्या बनाया अपन ने, बहुवचन। अब यहां देखो जब एक वचन करता आ रहा था, क्रिया भी किसकी आ रही थी, एक वचन की आ रही थी। और जैसे ही अपन ने घोड़े किया, बहुवचन बना दिया, तो जो क्रिया है वो भी किसकी हो गई, बहुवचन की। बोलो तेज जो शब्द है, ये वाला जो तेज शब्द है, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा क्या, क्या घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेजो दौड़ते हैं बना सकते हैं क्या, नहीं। तेज शब्द जैसा एक वचन के साथ में आ रहा था वैसा का वैसा किसके साथ में आएगा, बहुवचन के साथ में आएगा। इसके रूप के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको चाहे अपन पुल्लिंग कर्ता के साथ में प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग कर्ता के साथ में प्रयोग करें, चाहे अपन एक वचन कर्ता के साथ में प्रयोग करें, चाहे बहुवचन के साथ में प्रयोग करें, इसके रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब तो क्या हो गया, अविकारी, ये सब तो क्या हो गया, अविकारी। और बाकी जो शब्द हैं वो क्या हो गए, विकारी। इस प्रकार से शब्दों में क्या होता है मित्रों, रूप परिवर्तन होता है। तो जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता है या जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएंगे, विकारी। और जिन शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता है या अपन कहें कि किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, अविकारी। और रूप परिवर्तन कितनी प्रकार से होता है, 4 प्रकार से, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर होता है। विकारी शब्द जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, और जो अविकारी शब्द हैं ये भी 4 प्रकार के हैं।
इसके भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। और जो अविकारी है इसके भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। दोनों के 4 प्रकार हैं, समान है। इसमें 4 कौन कौन से आते हैं? देखो, एक तो आता है संज्ञा, एक आता है सर्वनाम, एक आता है विशेषण, एक है क्रिया। हो गए 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? देखो, अविकारी में एक तो क्रिया विशेषण, एक तो होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। हो गए 4। 1, 2, 3 और 4। दोनों के कितने कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे विकारी शब्द और उसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। विकारी में देखो 4 आ रहे हैं, तो पहला कौन सा है? संज्ञा। तो सबसे पहले अपन किस यानी कौन से शब्द को पढ़ेंगे? विकारी को। और विकारी में कौन सा लेंगे? संज्ञा शब्द लेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे मित्रों संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में। देखो, संज्ञा शब्द जो है इसके टुकड़े करो आप। तो टुकड़े करोगे तो देखो टुकड़े हो रहे हैं सम प्लस ज्ञा। क्या टुकड़े हो रहे हैं? सम प्लस ज्ञा। जो परिभाषा आप अभी तक याद करते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं मित्रों, वो तो होती है। उससे अलग भी यहां आपको बताया जाएगा, कुछ अलग होना चाहिए। और उस जो परिभाषा आप अभी तक रटते आ रहे हैं उस परिभाषा से अलग देखो क्या है मित्रों, ध्यान रखना। सम जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है सम्यक। क्या अर्थ होता है? सम्यक। और ज्ञा जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो बस यही सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किनको? सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। सम्यक रूप से कैसे? सम्यक क्या होता है? देखो मित्रों, प्रकृति में विद्यमान, चाहे किसी को भी ले लें, समस्त जो यानी प्रकृति में जो भी वस्तु विद्यमान है, जो आपको दिखाई दे रहा है चाहे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सभी एक संज्ञा के रूप में विद्यमान है। आपकी नजरों के सामने आप जहां बैठे हैं, आप अपनी नजर घुमा के देख लें, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो संज्ञा है। चाहे आपके हाथ में जैसे पेन है, वो पेन भी एक संज्ञा है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी भी एक संज्ञा है। आप टेबल पे पढ़ रहे हैं तो टेबल भी एक संज्ञा है। आपने पुस्तक ले रखी है, पुस्तक भी एक संज्ञा शब्द है। आप कमरे में बैठे हैं, कमरा भी एक संज्ञा शब्द है। कमरे के चारों तरफ दीवार है, दीवार भी एक संज्ञा शब्द है। कमरे में पंखा लगा हुआ है, पंखा भी एक संज्ञा शब्द है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी संज्ञा शब्द है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो भी संज्ञा शब्द है। दिखाई नहीं दे रहा है वो संज्ञा शब्द कैसे? जैसे मान लीजिए आप में ईर्ष्या की भावना है। आप में किसकी भावना है? ईर्ष्या की भावना है। आप में बुराई करने की भावना है, आप में लड़ाई करने की भावना है। आपका जो ये कहें कि बुराई की जो भावना है वो दिखाई नहीं देती है, वो अदर से होती है, लेकिन आप में भावना है। तो आप में जो भावना है वो भी क्या है कि संज्ञा शब्द है। तो दर से चाहे अदर से हो, प्रकृति में विद्यमान समस्त वस्तुएं किसके रूप में होती हैं? संज्ञा के रूप में होती हैं। जो ये प्रकृति में विद्यमान जो वस्तुएं होती हैं, जितने भी वस्तुएं प्रकृति में विद्यमान हैं, ये 4 रूपों में है मित्रों। 4 रूपों में किसमें? एक तो हो सकता है व्यक्ति, एक हो सकता है वस्तु, एक हो सकता है स्थान और एक हो सकता है भाव। प्रकृति में विद्यमान जो वस्तुएं यानी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो 4 रूपों में ही है। यानी कहने का मतलब संज्ञा जो है वो इन 4 रूपों में ही पाई जाती है। व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में, भाव के रूप में। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों ये होते हैं दर से, और जो ये वाला होता है ये होता है अदर से।
तो दर से जितनी वस्तुएं, अदर से जितनी वस्तुएं, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो भी संज्ञा है, और जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी एक क्या है, संज्ञा है। तो देखो सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अर्थात प्रकृति में विद्यमान समस्त वस्तुएं किसके रूप में है, संज्ञा के रूप में। आप खुद हैं, आप खुद भी एक संज्ञा शब्द के रूप में है। आप बालक हैं, बालक एक संज्ञा शब्द होता है। आप बालिका हैं, बालिका एक संज्ञा शब्द होता है। जैसे पुरुष है, पुरुष एक संज्ञा शब्द है। महिला है, संज्ञा शब्द है। यानी कुछ भी ले लो आप, जो भी वस्तु है प्रकृति में विद्यमान, चाहे वो अपन ये कहें प्राकृतिक हो, चाहे वो कृत्रिम हो, सभी की सभी किसके रूप में पाई जाती है, संज्ञा के रूप में पाई जाती है। और इन सभी का सम्यक रूप से जो ज्ञान कराता है वही क्या कहलाता है, संज्ञा। क्या कहलाता है मित्रों, संज्ञा। अब इसके बाद में देखो, अपन जो परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाई सही है, क्योंकि इन्हीं के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु है वो व्यक्ति के रूप में होगी। जैसे प्राणीवाचक जितने भी हैं वो किस में शामिल हो जाएंगे, व्यक्ति में। जो अप्राणीवाचक हैं वो वस्तु और स्थान में आ जाएंगी। पंखा है, वस्तु है। आपके हाथ में पेन है, वस्तु है। आपके हाथ में पुस्तक है, वो भी वस्तु है। लेकिन आपका गांव जो है वो एक स्थान है। आपका गांव जो है वो क्या एक स्थान है। आपका जिला एक स्थान है। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वो क्या एक स्थान है। तो वो भी क्या एक संज्ञा है। और भाव क्या होता है, अदर से होता है। तो संज्ञा की परिभाषा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्लियर मित्रों। यानी अपन पहचाने कैसे कि कौन सा शब्द संज्ञा है। विद्यमान सभी जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, दर से रूप में हो, चाहे अदर से रूप में हो। अब इसके बाद में मित्रों संज्ञा के प्रकार क्या आते हैं, संज्ञा के प्रकार। देखो मित्रों संज्ञा के जो प्रकार हैं, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के जो प्रकार है इनकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से लेकर अब तक जो प्रकार आ रहे हैं सभी की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, यदि संज्ञा के प्रकारों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आ जाए, आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। लेकिन ये 3 प्रकार आए कहां से हैं, किस प्रकार से निकले हैं, वो पूरी कहानी अपन देखेंगे। यहां अलग बात बता रहा हूं, आप जहां भी पढ़ेंगे आपको संज्ञा के प्रकार और सीधा आपको पढ़ने को मिलेगा 3 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, फिर सीधा व्यक्तिवाचक पढ़ा दिया जाएगा, जातिवाचक पढ़ा दिया जाएगा, भाववाचक पढ़ा दिया जाएगा, और हो सके तो जातिवाचक के 2 भेद करके समूह, समुदाय या द्रव्यवाचक करके पढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये 3 प्रकार कहां से निकल कर आए हैं, कैसे निकल कर आए हैं, पूरा प्राचीन काल से। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो मित्रों आपको कितने करने हैं, 3 प्रकार करने हैं। लेकिन देखो संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। या ये कहें कि प्राचीन काल में संज्ञा के कितने प्रकार थे, 2 ही प्रकार थे। लेकिन वर्तमान में संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 3 है। और यदि प्रश्न भी आए तो अपन को संज्ञा के कितने प्रकार करने हैं, 3 प्रकार करने हैं। अब यहां देखो मैं मूल रूप से यानी प्रारंभ के समय से बात कर रहा हूं कि मूल रूप से या प्रारंभिक समय में या प्राचीन काल में संज्ञा के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे मित्रों। वो 2 प्रकार कौन कौन से थे, कुछ विद्वान प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा में विभाजित कर देते थे। कुछ विद्वान पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के रूप में बता देते थे। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, प्राचीन काल में या मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 2। मूल रूप से यानी ये जहां से निकल कर आई है वहां से। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 3। तो अपन को तो वर्तमान वाला ही ध्यान रखना है, मूल रूप नहीं ध्यान रखना अपन। लेकिन ये अलग है कि ये 3 प्रकार आए कहां से हैं, ये ज्ञान अपन को होना जरूरी है कि अब इन 3 को क्यों पढ़ा जा रहा है, उस समय इन 2 को क्यों पढ़ा जा रहा था। तो मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार, 2 प्रकार। कुछ विद्वान पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान प्राणीवाचक संज्ञा और
अप्राणीवाचक संज्ञा करते हैं। तो देखो मूल रूप से कितने प्रकार मित्रों? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। अब देखो मित्रों 2 प्रकार कौन कौन से? मूल रूप से 2 प्रकार है। तो पहला इसमें यथार्थवाचक और दूसरा जो आता है वो आता है भाववाचक। दूसरा क्या आता है? भाववाचक। बहुत ही अलग बात बता रहा हूं मित्रों। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, वो भी बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि संज्ञा से संबंधित कोई प्रश्न आ जाएगा आपका गलत हो जाएगा, या संज्ञा से संबंधित कोई जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी। पूरी जानकारी आपको यहां दी जाएगी। आप इसी प्रकार से मेरे साथ में बने रहें और देखें। मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? 2 प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान यथार्थवाचक को पदार्थवाचक बना देते हैं और ये क्या रहती है? भाववाचक। और कुछ विद्वान प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक करते हैं। देखो यथार्थवाचक, जो यथार्थवाचक है हमेशा ध्यान रखना, ये दर से मूर्त होगी। मूर्त का मतलब ज्ञात, क्या कह सकते हैं हम? ज्ञात। और वास्तविक। और जो भाववाचक होती है, ये ध्यान दें मित्रों, अदर से, अमूर्त यानी अज्ञात। बहुत ही अलग बात बता रहा हूं, ध्यान से देखें मित्रों। और अवास्तविक। मैंने कहा यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है वो दर से होती है, मूर्त होती है यानी ज्ञात होती है, और वास्तविक होती है। भाववाचक जो संज्ञा होती है वो अदर से होती है, अमूर्त होती है और अवास्तविक होती है। जैसे देखो कैसे, आपके सामने उदाहरण है पुस्तक। बोलो आप पुस्तक को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना, तो दर से हो गया। जैसे मान लीजिए आपके सामने शब्द आ गया नदी। बोलो नदी को आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बोलो दर से है या नहीं है? दर से है। आपके सामने शब्द आ गया पशु। बोलो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते? इन सभी को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो बोलो दर से हुआ या नहीं हुआ? फिर देखो मूर्त ज्ञात, पुस्तक से आप जानकारी रखते हैं। नदी, नदी शब्द आपके सामने ज्ञात होता है, आप उसके संदर्भ में जानकारी रखते हैं। और पशु शब्द के संदर्भ में आप जानकारी रखते हैं। लेकिन देखो मैंने लिखा जैसे बुराई, मैंने क्या लिखा? बुराई। मैंने लिखा ईर्ष्या। बोलो देख सकते हो क्या बुराई को? नहीं देख सकते ना। आप में किसी की बुराई करने का भाव है, चलो बुराई नहीं तो अच्छाई तो करने का भाव होगा ही भैया आप में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में बुराई करने का भाव है, लेकिन अच्छाई करने का तो भाव होगा ना, सब में है ना अच्छाई करने का भाव। तो बोलो वो भाव किसी को दिखाई देता है? देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना उसको। तो ये क्या हो गई? अदर से, अमूर्त, अज्ञात है। वो भाव आपका क्या है? अज्ञात है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपके संदर्भ में आपका भाव कैसा है उसके संदर्भ में जानकारी नहीं रखता है। जब वह जानकारी नहीं रखता है तो वह क्या हो गया? अज्ञात हो गया मित्रों, अर्थात क्या हो गया? अवास्तविक हो गया। तो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो अदर से होते हैं, अमूर्त होते हैं और अवास्तविक होते हैं। फिर देखो मित्रों यथार्थवाचक जो संज्ञा है, देखो यहां यथार्थवाचक में दर से, मूर्त यानी ज्ञात, वास्तविक, अदर से, अमूर्त, अज्ञात और अवास्तविक किया। अब जो यथार्थवाचक संज्ञा है, यथार्थवाचक संज्ञा को एक तो बांटते हैं व्यक्तिवाचक, एक तो किसमें बांटते हैं? व्यक्तिवाचक। एक इसमें आता है जातिवाचक, एक इसमें आता है समूहवाचक, एक इसमें आता है द्रव्यवाचक। इन 4 भागों में बांट दिया जाता है। किसको? यथार्थवाचक को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
समूह समूह समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो वो 5 प्रकार कैसे कर देते हैं? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। प्रत्येक बात आपके सामने क्लियर कर रहा हूं मित्रों। 2 भेद कैसे होते हैं, 3 कैसे होते हैं, 5 किस प्रकार से बनाते हैं इनके भेद, और जो वर्तमान में प्रचलित है। और यदि प्रश्न आ गया कि संज्ञा के कितने प्रकार है एग्जाम में, तो अपन को क्या करके आना है? 3 करके आना है। ये 3 किस प्रकार से निकल कर आया है वो पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अपन ने संज्ञा के 2 भेद किए प्राचीन काल में, या संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, यथार्थवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक भी संज्ञा के 2 भेद करते हैं। कुछ विद्वान पदार्थवाचक, भाववाचक भी संज्ञा के भेद करते हैं। अब देखो, यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है वो दर से होती है, मूर्त ज्ञात होती है, वास्तविक होती है। भाववाचक जो संज्ञा होती है अदर से होती है, अमूर्त होती है, अवास्तविक होती है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब यथार्थवाचक है, इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 में। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और ये इधर एक भाववाचक। तो जो विद्वान 5 प्रकार करते हैं वो पहला प्रकार तो व्यक्तिवाचक को बनाते हैं, दूसरा प्रकार जातिवाचक को बनाते हैं, तीसरा प्रकार समूहवाचक को बनाते हैं, चौथा प्रकार द्रव्यवाचक को बनाते हैं और पांचवा प्रकार किसको बना देते हैं? भाववाचक को बना देते हैं। तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि 5 प्रकार किस प्रकार से होते हैं संज्ञा के। लेकिन ध्यान कितने रखने हैं? प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखो, अपन ने पढ़ा संज्ञा में व्यक्ति होता है, वस्तु होती है, स्थान होता है और भाव होता है। यही तो पढ़ा ना। अब देखो, व्यक्ति कोई भी प्राणीवाचक वस्तु, प्राणीवाचक जो भी प्राणीवाचक संज्ञा शब्द है वो सभी किस में रखे जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। जाति, जाति में अपन जैसे भाई पशु है, प्राणीवाचक है, लेकिन ये जाति का, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। जैसे मनुष्य शब्द है, ये भी प्राणीवाचक है लेकिन उनकी पूरी जाति का बोध करवा रहा है। तो ये किस में रखे जाते हैं? जातिवाचक में। समूह में भीड़, दल, संगठन, इस प्रकार के जो शब्द यानी समूह का बोध करवाए, जहां भीड़ का बोध हो, वो किस में रखे जाते हैं? समूहवाचक में। और द्रव्य में ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों किस में रखे जाते हैं? द्रव्य में। और भाव में मैंने आपको बता दिया। अब क्या हुआ कि जो अपन वर्तमान में पढ़ रहे हैं, वर्तमान में क्या किया गया कि जो एक तो समूहवाचक है और जो द्रव्यवाचक है, इन दोनों को किस में शामिल कर दिया गया? जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। भाई व्यक्तिवाचक तो अपने स्थान पे रह गया, तो पहला भेद तो कौन सा निकल कर आया? व्यक्तिवाचक। पहला भेद कौन सा निकल कर आया? व्यक्तिवाचक। यहां दूसरा मैंने क्या लिखा? जातिवाचक। तो दूसरा हो गया जातिवाचक। फिर देखो, समूह समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को किसमें शामिल कर दिया गया? वर्तमान में जातिवाचक में ही शामिल कर दिया गया। तो ये दोनों जातिवाचक में शामिल हो गए। और एक कौन सा रह गया इधर? भाववाचक। तो तीसरा भेद कौन सा बच गया मित्रों? भाववाचक। और इस प्रकार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि 2 प्रकार कैसे, 5 प्रकार कैसे होते हैं, और इनमें से 3 प्रकार किस प्रकार से निकल कर आए हैं। तो कितने प्रकार की है संज्ञा की अपन ने? 3 संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने मित्रों? 3। कितने? 3। ध्यान रखना, 2 भी नहीं करने हैं, 5 भी नहीं करने हैं। कितने करने हैं आपको? 3 करने हैं। चाहे प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। 2 भी दिया हुआ मिलेगा ऑप्शन में, 5 भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन 2 भी नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। और तीनों कौन कौन से? देखो, पहला अपन ने लिया कौन सा? व्यक्तिवाचक। कौन सा लिया? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा भाववाचक। इसकी भाववाचक की चर्चा अपन बाद में करेंगे मित्रों। पहले अपन तुलना विधि के द्वारा
जो यानी व्याकरण शिक्षण की विधि होती है, तुलना विधि, उस विधि के द्वारा अपन इन दोनों में तुलना करते हुए पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो भाववाचक को अपन बाद में देखेंगे। तो देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं ये ध्यान रखना आप अर्थहीन होते हैं। मैं तो अलग बात बता रहा हूं जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो अर्थवान होते हैं। कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने इस प्रकार से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो अर्थहीन होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के शब्द कैसे होते हैं, अर्थवान। यदि इन दोनों शब्दों का आपको अर्थ समझ में आ गया तो आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले आप इसको समझे कि अर्थहीन क्या होता है, अर्थवान क्या होता है। मित्रों इसके टुकड़े करें अपन, अर्थ प्लस हीन, यानी अर्थ से जो हीन हो, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, कोई अर्थ नहीं हो, अर्थात अपन कह सकते हैं क्या, अर्थात केवल वह एक के लिए प्रसिद्ध हो, एक के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हो, एक के लिए प्रसिद्ध हो। अर्थवान, अर्थ प्लस वान, यानी जिससे क्या किए जाए, अनेक अर्थ ग्रहण किए जाए, अनेक अर्थ ग्रहण किए जाए, क्या किए जाए, अनेक अर्थ ग्रहण किए जाए। जैसे देखो उदाहरण, मैंने आपके सामने यहां एक शब्द रखा मनुष्य, मैंने आपके सामने यहां एक शब्द रखा फल, मैंने आपके सामने एक शब्द यहां लिया जैसे राम, मैंने आपके सामने एक शब्द लिया यहां जैसे गंगा नदी। अब ध्यान से समझिए अर्थहीन क्या होता है और अर्थवान क्या होता है। देखो मनुष्य जो शब्द है, इस मनुष्य शब्द से आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अन्य अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। क्या ग्रहण कर सकते हैं कि मनुष्य जो शब्द है इसमें सभी मनुष्य समाहित है, जितने भी मनुष्य प्रजाति है वो सभी समाहित हैं। इसका मतलब ये अर्थ ही नहीं है केवल इससे एक अर्थ ग्रहण नहीं किया जा रहा है, इससे अनेक अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। जैसे फल शब्द है, ये केवल फल शब्द अपने लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, इसमें तो जितने भी फल होते हैं वो सारे शामिल हो गए। राम, ये जिसका नाम है केवल उसी के लिए प्रसिद्ध है, इसमें सभी शामिल नहीं हो रहे। तो ये दोनों शब्द कैसे हुए, ये दोनों शब्द क्या हुए, अर्थवान हुए। क्यों, क्योंकि इनसे अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। मनुष्य कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी मनुष्य हो सकता है। फल, फल में आम, केला, अंगूर, संतरा कोई भी हो सकता है, लेकिन राम जिसका नाम है उसी का नाम होगा, इससे अपन और अन्य अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये शब्द कैसा हुआ मित्रों, अर्थहीन हो गया। और अर्थहीन वाले शब्द किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, और अर्थवान वाले शब्द किस में आते हैं मित्रों, जातिवाचक में आते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी उसी जो, यानी इस नदी का नाम गंगा है वो केवल उसी के लिए प्रसिद्ध है। भाई आपके सामने जैसे नदी शब्द है, अब नदी शब्द से आप अनेक नदियों का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि कौन सी नदी है। इसका मतलब ये शब्द क्या है, अर्थवान है। ये शब्द क्या है, अर्थवान है। अर्थवान शब्द किस में रखे जाते हैं, जातिवाचक में रखे जाते हैं। गंगा नदी से क्या आप अनेक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो केवल उस गंगा नदी के लिए ही प्रसिद्ध है, अन्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये शब्द कैसा हो गया, ये शब्द अर्थहीन हो गया। और अर्थहीन शब्द किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मित्रों ये सबसे अलग बात बताइए मैंने, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बस ध्यान रखना कि वो शब्द अर्थवान और अर्थहीन, अर्थहीन आ जाएगा व्यक्तिवाचक, अर्थवान आ जाएगा किस में कर देंगे, जातिवाचक में कर देंगे। इसके बाद में देखो मित्रों, अपने दोनों जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा है, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना, तुलनात्मक विधि के द्वारा पढ़ा रहा हूं मित्रों, ध्यान रखना। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमेशा ध्यान रखना
व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द होंगे वो दर से होंगे। इनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार तुलना करो आप कि जब तीनों में तुलना करते हैं तो तीनों में तुलना करने पर किस प्रकार के शब्द काम में लिए जाते हैं, ये आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा मित्रों, केवल चाणक्य ग्रुप पे ही मिलेगा। व्यक्तिवाचक दर से होता है और इसके साथ साथ ध्यान रखना मित्रों एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। जातिवाचक मित्रों दर से होगा, लेकिन ये क्या होगा? बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन होगा। और ऐसे शब्द भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं जिनका क्या नहीं बनाया जा सके? बहुवचन नहीं बनाया जा सके। भाववाचक, भाववाचक ध्यान रखना दर से, और क्या होगा? एक वचन होगा। तो मुख्य बात इसमें ये वाली है मित्रों, ध्यान रखना व्यक्तिवाचक में जितने भी शब्द आते हैं वो दर से होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं ज्ञात होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो ज्ञात होते हैं, और भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अज्ञात होते हैं। इसको मित्रों अपन मूर्त भी बोल सकते हैं। ज्ञात को अपन क्या कहते हैं? मूर्त, और इसको क्या कह देंगे? अमूर्त कह देंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द दर से, कैसे दर से? मैंने यहां जैसे शब्द लिखा बालक, बोला आपके दिमाग में कोई ना कोई आकृति तो उभरी होगी। अब आकृति उभर रही है, कोई ना कोई आकृति उभर रही है, इसका मतलब ये क्या है? दर से है। तो दर से व्यक्तिवाचक में आता है और जातिवाचक में आता है। लेकिन बालक ये देखो बहुवचन है क्या? अर्थहीन शब्द है या अर्थवान शब्द है? भाई आपने बालक शब्द के संदर्भ में क्या देखा? बालक शब्द के संदर्भ में आपने देखा कि दर से होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने बालक शब्द बोला आपके मन मस्तिष्क में कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा, कोई ना कोई प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? दर से। अब ये देखो कि ये बालक शब्द अर्थहीन है या अर्थवान। क्या आप बालक शब्द से अनेक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं? जी ग्रहण कर सकते हैं। जितने भी बालक हैं वो सभी बालक आ गए इसमें, तो सभी बालक आ रहे हैं, इसका मतलब बालक शब्द क्या हो गया? अर्थवान हो गया। तो अर्थवान शब्द किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। किस में आते हैं मित्रों? जातिवाचक में आते हैं। यहीं से मैंने किसी बालक का नाम ले लिया, जैसे राकेश। किसी बालक का क्या ले लिया? नाम ले लिया कि जैसे राकेश। तो राकेश जो है वो दर से शब्द तो है, लेकिन ये क्या है? एक वचन है, इससे आप अनेक अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। जिसका नाम राकेश है ये केवल उसी के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप इससे अनेक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ग्रहण कर सकते। इसका मतलब ये जो राकेश शब्द है ये शब्द कैसा हो गया? ये अर्थहीन हो गया। कैसा हो गया मित्रों? अर्थहीन हो गया। और अर्थहीन वाले शब्द किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। अर्थहीन शब्द किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। मैंने आपके सामने जैसे लिखा ईर्ष्या, आपको भी होती होगी, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। क्या ये देखा जा सकता है? क्या ये ज्ञात है? ये अमूर्त है, ये ज्ञात नहीं है। अब ज्ञात नहीं है तो ऐदर से हो गया, और ऐदर से हो गया तो वो ऐदर से वाले किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। किस में आते हैं मित्रों? भाववाचक में आते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रारंभिक जानकारी दी है कि आप शब्द को देखें, और शब्द को देखते आप उसको कैसे पहचान लें कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। पूरा इनको अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे। विस्तार से मैंने नहीं बताया अभी केवल मैंने इसकी आपको प्रारंभिक जानकारी दी है कि आपकी एग्जाम में प्रश्न आए और वो प्रश्न आप सही कैसे करें। जैसे मान लीजिए मैं जो आपको यहाँ विस्तार से पढ़ाऊंगा वो विस्तार वाली बातें याद नहीं रही, लेकिन आपको याद रह गया अर्थहीन अर्थवान, आपको याद रह गया दर से, मूर्त अमूर्त, ये याद रह गया, तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो अभी तक अपन ने संज्ञा से संबंधित प्रारंभिक जानकारी ली है, और इस प्रारंभिक जानकारी में अपन अपना प्रश्न किस प्रकार से सही हो उसकी जानकारी अपन ने ग्रहण कर ली। अब इसका जो विस्तार क्या होता है, विस्तार क्या होता है वो अपन देखेंगे अपने अगली क्लास में।
और आज के लिए मित्रों इतना ही। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है, या आपको यह लग रहा है कि जो भी आपका इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपके उस प्रश्न का यथा समय उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, कुछ भी जो भी समझ में नहीं आया है, बहुत ही अलग जानकारी दी है मैंने, ये जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना मित्रों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों। धन्यवाद।